दोस्तों, मेरी शादी 3 लड़कों से हो गई। सुहाग रात के समय वो लड़के बारी बारी मुझे जानवरों की तरह नोचने लगे। मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं की। उसके बाद मैंने देखा कि वो तीनों एक साथ मेरे दोस्तों, मेरा नाम आराध्या है और मैं आदमपुर की निवासी हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, जिसमें मेरे दादाजी, माता-पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन शामिल है। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बहुत रुचि थी। मेरे माता-पिता ने मेरी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया और मुझे अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। मैंने अपनी स्कूलिंग गाँव के स्कूल से ही की थी और बाद में कॉलेज करने के लिए दिल्ली चली गई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे दादाजी हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हर ज़रूरत को पूरा किया। मेरी पढ़ाई का सफ़र बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक रहा है। जब मैंने पहली बार स्कूल में कदम रखा, तब से लेकर आज तक का सफ़र कई उतार-चढ़ाव से भरा हुआ ही रहा। मेरे माता-पिता ने हमेशा मेरी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और मुझे हर संभव सुविधा प्रदान की। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। तभी हमारे घर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यह घटना मेरे जीवन की सबसे अजीब और डरावनी घटनाओं में से एक है। हमारे घर में चोरी होना एक ऐसा अनुभव था, जिसने हमें सुरक्षा और सतर्कता के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, यह रात की बात है, जब हम सभी अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरे पिताजी की नींद खुली और उन्हें घर के अंदर कुछ अजीब-सी आवाज़ें सुनाई दीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह हवा की आवाज़ है, लेकिन जब आवाज़ें लगातार आने लगीं, तो उन्होंने अपनी बेडरूम की बत्ती जला दी। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था और एक परछाई धीरे-धीरे अंदर आ रही थी। पिताजी ने तुरंत हमें जगाया और सबको सावधान किया। हम सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन पिताजी ने हमें शांत रहने को कहा और फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस आने तक पिताजी ने घर की सभी बत्तियां जला दी और जोर से चिल्लाना शुरू किया। इससे चोर घबरा गए और घर से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने समय पर पहुंचकर चोरों को पकड़ लिया। वे 2 लोग थे, जो हमारे घर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनकी तलाशी ली और पाया कि उनके पास चोरी के औजार और कुछ नकदी थी। उन्होंने हमें बताया कि वे लोग पहले भी कई चोरियां कर चुके हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में थी। दोस्तों, इस घटना के बाद हमने अपने घर की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया। हमने मुख्य दरवाजे पर मजबूत ताले और अलार्म सिस्टम लगवाया। इसके साथ ही हमने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सामूहिक सुरक्षा योजना बनाई, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना से बचा जा सके। हम सभी ने मिलकर एक दूसरे का समर्थन किया और कठिन समय का सामना किया। हमारे परिवार की एकता और साहस ने हमें इस संकट से उबरने में मदद की। अब जब भी हम उस रात की घटना को याद करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अभी सुन रहे हैं आप, तो अभी के अभी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन में सतर्कता और सुरक्षा का महत्व कितना बड़ा है। यह घटना हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई और संवेदनशील थी। मेरे दादाजी, जो हमारे परिवार के सबसे सम्मानित और प्रिय सदस्य थे, अचानक से बीमार हो गए। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से हम सभी बहुत परेशान हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि दादाजी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। यह खबर सुनकर हम सभी के दिलों में गहरी उदासी और चिंता छा गई। दादाजी हमारे परिवार की आधारशिला थे और उनके बिना हम सब अधूरे महसूस कर रहे थे। लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमारे बीच अब कुछ दिन ही रहेंगे। मेरे लिए मेरे दादाजी ही सब कुछ थे। मैं अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी। बीमारी गंभीर होने की वजह से मेरे दादाजी का देहांत हो गया। अब उनके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी हो चुकी थी। दादाजी हमेशा मेरी हर समस्या का हल निकालते थे
मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वे पिताजी से कहकर वह ज़रूरत मेरी पूरी करवा देते थे। जिस किसी काम के लिए पिताजी मना करते थे, झट से दादाजी से कह देती, वह उस काम को करवा देते थे। वह हमेशा कहते थे कि मेरी पोती को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी करे। दादाजी मेरे सभी भाई-बहनों में से मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उन्हीं के पास सोती थी। जब मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी, तब भी दादाजी बहुत रोए थे और मैं भी दादाजी के लिए काफ़ी रोई थी। लेकिन फिर पिताजी ने समझाया कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो परिवार से तो दूर रहना ही पड़ेगा। खैर, अब तो दादाजी हमेशा के लिए चले गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वह हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हर एक चीज़ मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं बार-बार दादाजी को याद कर रही थी। पूरे घर का माहौल बिल्कुल दुखी हो चुका था। सभी दादाजी को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि मेरे दादाजी का स्वभाव हमेशा से इतना सरल और सीधा था कि हर कोई उनसे मुँह लगा लेता था। सभी मेरे दादाजी से बहुत प्यार करते थे। सभी दादाजी के जाने से सदमे में थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो शायद ही कोई होगा। मेरा मेरे दादाजी से इतना ज़्यादा लगाव था कि मैं उनके बिना रहना जानती ही नहीं थी। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था? अब मुझे दादाजी से दूर होना ही पड़ा। मेरे दादाजी को गए हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन मैं इन 10 दिनों में ना तो ठीक से कुछ खा पाई थी, ना ही कुछ पी पाई थी। बस हर समय दादाजी की तस्वीर को हाथ में लिए बैठी रहती थी। माँ और पिताजी मेरी ऐसी हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आराध्या, अगर तू इस हालात में रही तो ना तो ढंग से पढ़ाई कर पाएगी, ना ही कुछ खा पी पाएगी। तू बीमार हो जाएगी। तेरे दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि तुम बीमार हो। अगर तुम ढंग से खाना-पीना ही नहीं करोगी, तो तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने माँ और पिताजी से कहा कि मेरे दादाजी के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं बस पूरा दिन रोती रहती थी। तभी माँ और पिताजी ने फैसला किया कि क्यों नहीं मुझे मेरे ननिहाल भेज दिया जाए। दरअसल मैं बचपन से ही मेरे ननिहाल गई थी। वहाँ की रौनक इतनी अच्छी थी कि मैं माँ से झगड़ा करती थी वहाँ जाने के लिए। लेकिन उस समय घर की ज़िम्मेदारियाँ सारी माँ के ऊपर थीं, इसलिए माँ ज़्यादा नहीं जा पाती थी और मुझे अकेले भेजती नहीं थी। इसीलिए छुट्टियाँ होते ही वहाँ जाने की मुझे ज़िद लगी रहती थी। उसके बाद से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई और पढ़ाई वगैरह में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी छुट्टियाँ कब आती हैं और कब चली जाती हैं। इसलिए मेरा ननिहाल जाना होता ही नहीं था। तभी माँ और पिताजी ने कहा कि क्यों ना मुझे ननिहाल भेज दिया जाए। वहाँ जाकर उन सबसे मिलेगी, वहाँ पर रहेगी तो शायद इसका मन बहल जाएगा। दरअसल हम लोग शहर में ही रहते थे। शहर में तो कोई एक-दूसरे का सहारा नहीं बनता, लेकिन गाँव में तो एक-दूसरे के घर पर सभी लोग जाते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आराध्या के पास लड़कियाँ आएँगी, वह घूमने जाएगी, गाँव में घूमेगी तो शायद इसका मन बहल जाएगा और यह इस दुःख से बाहर आ जाएगी। यही सोचकर मुझे ननिहाल भेज दिया गया। अब मैं ननिहाल जाने के लिए थोड़ी उत्सुकता थी, लेकिन दादाजी का दुःख भी नहीं भूल सकती थी। एक तरफ मुझे यह था कि ननिहाल जाने के बाद शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ की रौनक ही कुछ अलग थी। मेरे ननिहाल का नाम का गांव गोकुलपुर है, जहाँ हमारे शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। मेरी नानी और मामा वहीं रहते हैं। गांव की सुंदरता, वहाँ की हरियाली और खुली हवा में सांस लेने का अपना ही मजा है। मैंने अपनी पैकिंग कर ली। मम्मी ने मेरे लिए टिफिन में खाना पैक किया और मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई। ट्रेन समय पर आई और मैं अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन चलने लगी और मैं बाहर के नज़ारों में खो गई। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं गोकुलपुर स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर मामा मुझे लेने आए थे। मामा को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मामा मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर गांव ले आए। गांव में प्रवेश करते ही वहां की ठंडी हवा और हरियाली ने मेरा मन मोह लिया। नानी के घर पहुंचते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। नानी ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा पकवान बनाए थे। उनका प्यार और दुलार मुझे अपने घर की याद दिलाने लगा। गांव में हर दिन नया होता था। सुबह उठकर ताजे दूध का सेवन, खेतों में घूमना, तालाब में तैरना और शाम को आम के बगीचे में खेलना। मामा मुझे गांव की कहानियां सुनाते थे, जो मुझे बहुत रोमांचक लगती थी। एक दिन मामा मुझे मेला घुमाने ले गए। मेला गांव की प्रमुख घटना होती है, जहां लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में खिलौनों की दुकानें, मिठाइयाँ, झूले और तरह तरह के खेल होते हैं।
मैंने वहाँ बहुत मज़ा किया और बहुत सारी चीज़ें खरीदी। इन सब के बीच मैं अपने दादाजी का गम बिल्कुल भूल गई और उन्हीं के रंग में रंग गई। दरअसल मेरे ननिहाल में मेरे मामा जी, मामी जी और मेरी नानी सिर्फ़ 3 ही लोग रहते थे। मेरे मामा जी की शादी मेरी माँ के साथ ही थी, लेकिन उनके आज तक कोई संतान नहीं हुई थी। मेरे ननिहाल का गाँव ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि अब तो मैं अपने बचपन के बाद यहीं पर आई थी। लेकिन बचपन में मैं यहाँ आती थी, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मुझे किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी। बस मैं तो माँ के साथ आती थी और वापस चली जाती थी। जब से मुझे समझ होने लगी, उसके बाद तो मैं अभी यहाँ पर आई थी। तभी एक रोज़ जब हम लोग बैठे थे, तो मेरे मामा जी ने मेरी माँ को फ़ोन लगाया और कहा कि आराध्या की अभी पढ़ाई तो चल नहीं रही है, इसे लगभग काफ़ी टाइम तक छुट्टियाँ हैं, क्यों ना इसे और यहाँ पर रहने दें। तभी मेरी माँ ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं, वहाँ पर रहने से फ़ायदा ही है हम लोगों को तो, क्योंकि यहाँ पर तो ये अपने दादाजी को मिस करेगी और खाना-पीना भी छोड़ देगी और बीमार हो जाएगी। वहाँ पर तो उसका मन बहला हुआ है, इधर-उधर घूमती है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है, तो इसे अपने दादाजी के कम याद आती है, जिस वजह से यह खाना-पीना भी अच्छे से कर लेती है। हमारे लिए तो यह फ़ायदे की बात है। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें आराध्या को रखना है, तुम रख लो। उसके बाद मेरे मामा जी फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चले गए। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। तभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इस घटना ने तो मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। मैं खुद को बिल्कुल भी सँभाल नहीं पा रही थी। दरअसल मुझे अपने शहर से आए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मेरी माँ और पिताजी ने सोचा कि क्यों ना साथ में आराध्या को ले जाएँगे, साथ में वहाँ के लोगों से भी मिल आएँगे। इसलिए मेरे भाई-बहन और मेरी माँ-पिताजी गाड़ी लेकर यहाँ आ रहे थे। लेकिन रास्ते में दोस्तों उनका एक्सीडेंट हो गया और वह सभी इस दुनिया से चले गए। इस घटना के बाद तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले मेरे दादाजी को छीन लिया और अब तो मेरे पिताजी और बाकी सब लोगों को भी छीन लिया। अब उनके बिना मैं कैसे रहूँगी? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। अब मैं बार-बार खुद को ही कोस रही थी कि मैं यहाँ पर आई ही क्यों? अगर मैं यहाँ पर नहीं आती, तो वह लोग मुझे लेने नहीं आते और उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे-तैसे उनको गए दिन बीतने लगे, वैसे-वैसे मैं धीरे-धीरे उनकी यादों के साथ जीने की आदी हो गई। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। अब तो मुझे किसी भी तरह की कोई खुशियाँ रास नहीं आती थी। मन भी नहीं करता था कि कोई खुशी भी हो। अब मैं बिल्कुल उदास रहती, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मेरे मामा जी और मामी जी मेरा पालन-पोषण करने वाले थे और वही मुझे शादी करने वाले थे। अब तो वही मेरे माता-पिता थे, लेकिन मेरे मामा-मामी ने मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। वो हमेशा मेरा एक अपनी बेटी की तरह ख़्याल रखते थे, लेकिन अक्सर कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती थी, तो वो डाँट भी देते थे, जिस वजह से मुझे झट से माँ और पिताजी की याद आ जाती थी। ख़ैर, अब मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि मेरी किस्मत के आगे मेरा बिल्कुल भी ज़ोर नहीं चल रहा था। ऐसे ही दिन निकलते गए, धीरे-धीरे मुझे मेरी ननिहाल का काला सच सामने आने लगा। दरअसल, मेरे ननिहाल वालों की सोच बहुत ही छोटी थी। वह लोग लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर देते थे और अगर किसी की उम्र बड़ी होती थी, तो उसकी किस्मत अच्छी होती। मुझे तो आज तक इस सच्चाई का पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे ननिहाल वालों ने मुझसे यह सब छुपा कर जो रखा था। और वैसे भी मैं तो बहुत टाइम बाद मेरे ननिहाल गई थी, तो मेरे ननिहाल में एक रिवाज और थी कि अगर लड़के के खानदान में ज़्यादा ज़मीन जायदाद होती थी, तो उसके सभी लड़कों के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। मेरे ननिहाल में 1-2 दिन पहले एक लड़की की शादी थी। उसके ससुराल वालों को ज़्यादा ज़मीन जायदाद आती थी और वह 3 भाई थे। तो उन तीनों लड़कों के साथ एक लड़की को विदा कर दिया गया। मुझे तो ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मैंने नानी माँ और मामा जी से भी यह बात पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह सब मेरे साथ होने वाला था, इस चीज़ का मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरे ननिहाल वालों की इतनी छोटी सोच थी कि मैं समझ भी नहीं सकती थी। आज तक इस काले सच को तो मैं जान ही नहीं पाई। मुझे तो यह स्वर्ग लगता था
लेकिन अब जाकर पता चला कि यह स्वर्ग नहीं, जीते जी नर्क बनाने वाला गांव था। यहाँ के लोग अक्सर दूसरे लोगों के बारे में बुरी बातें करते और बिना वजह ही दूसरों की आलोचना करते रहते। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। नानी भी अपने पड़ोसियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशें भी करते रहते थे। इस तरह मेरी भी शादी एक ऐसे घर में तय कर दी गई जहां से मेरे लिए तीन दूल्हे आने वाले थे। दरअसल मेरे ससुराल वालों को भी ज़्यादा जमीन जायदाद आती थी और वह तीन भाई थे, इसलिए तीन लड़कों से मेरी शादी रख दी गई। यह बात पहले तो मुझसे छुपाई गई, लेकिन जब मेरी शादी की तारीख निकल आई तो मेरे सामने यह बात आई। मैं बार बार सबसे कह रही थी कि मुझे यह सब नहीं करना, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला था। मेरे माँ पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे माँ मामी मामी ने अपना असली रूप दिखा ही दिया था। वे अपने घटिया सोच को प्रदर्शित करते हुए उन तीनों लड़कों के साथ मेरी शादी करने पर तुले हुए थे। मेरी नानी भी मेरा सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? मैं अंदर बैठकर अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। जब मैं अपने घर पर थी, तो कितने सुकून के दिन थे। मेरे दादाजी, माँ-पापा मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते थे। मैं दिल्ली तक पढ़ाई करने के लिए चली गई। सब लोगों की इतनी अच्छी सोच थी कि मुझे कभी भी कोई दुःख नहीं हुआ। लेकिन जब से मैं अपने ननिहाल आई थी, उसके बाद से तो मेरे लिए दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैंने ननिहाल में पहला कदम रखा। मैं बार-बार यही सोच रही थी कि ना जाने किस काली घड़ी में मैं अपने ननिहाल आई थी। लेकिन खैर, इसे मैंने अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अब मेरी शादी दोस्तों तीन लड़कों से हो गई। ससुराल जाने के बाद मेरा धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया और मुझे सुहाग रात के लिए अपने कमरे में भेज दिया गया। वहां पर तीनों लड़के बारी बारी आने लगे और मुझे जानवरों की तरह नोचने लगे। ये तो सीधी बात थी कि जो लड़के एक लड़की से शादी कर सकते हैं, उनकी सोच कैसी होगी। उनके लिए तो सिर्फ लड़की एक बच्चा पैदा करने की और उन्हें संतुष्ट करने की मशीन ही थी। दरअसल मेरे ससुर और तीन भाई थे। उन तीनों के मेरी सास एक ही पत्नी थी। इनकी परंपरा यही थी कि इन्हें पुश्तैनी जमीन जायदाद आती थी। इस वजह से उनकी एक लड़की से शादी हो रही थी। ना जाने अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। दोस्तों, जब एक रोज हम बैठे थे, तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि अभी तो तुम्हारे जीवन में दुख शुरू ही हुआ है, उसके बाद देखना क्या होगा। मेरी सास अच्छे संस्कारों वाली थी, लेकिन वह बेचारी दुखी थी। उनका किसी भी तरह से किसी चीज पर बस नहीं चल रहा था। अब उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। लेकिन वैसे मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था। यह तो साफ दिखाई दे रहा था कि तीनों लड़कों की सोच कितनी ज़्यादा घटिया है। वह दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाते रहते और मुझे खेतों में भी ले जाते और वहाँ पर भी ढेर सारा काम करवाते। रात को तीनों बारी-बारी से मुझे मशीन समझते और मुझे जानवरों की तरह नोचते रहते। दिन भर की थकी मैं उनके साथ क्या ही कर सकती थी। उन्हें मुझे बिल्कुल दया नहीं आती थी। मैं पूरा दिन काम करके इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात वो दोनों तीनों परेशान करते रहते थे और हमेशा कहते रहते थे कि तुम औरत हो और औरत का काम होता है कि मर्द को संतुष्ट करे और तुम अपनी औरत की जो ज़िम्मेदारी है उसे निभाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन सब से कैसे पीछा छुड़वाऊँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मैं अपने ननिहाल वालों को भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह मेरा इतना ही मोह करते तो मुझे इस तरह की शादी करके यहाँ नहीं भेजते। अब तो मुझे अपने दादाजी और माँ-पिताजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं शहर में पली-बढ़ी और एक हाई लेवल की लड़की ना जाने किस नर्क में फँस गई थी। अब मैं पूरा दिन काम करती और रात में उन दरिंदों का शिकार होती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ क्या? मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुःख की घड़ी यही थी, लेकिन अब यह सब कहाँ कम होने वाला था। तभी मैंने एक रोज़ देखा कि उस घर में एक नौकर भी रखा हुआ है, जिसकी सोच बहुत अच्छी है। वह हमेशा मेरा ख़्याल रखता था। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, तो वह झट से बोल देता था कि आप आराम करो, मैं आपके लिए ये चीज़ उपलब्ध करवाता हूँ। वह मेरी सारी तकलीफ़ को बखूबी जानता था। वह मुझसे कहता रहता था कि आप इतनी अच्छी हैं, फिर इस घर में आपने शादी क्यों की? लेकिन मैं उसे क्या कहती कि आखिर मैं किस जाल में फँस चुकी थी? मैं उसे कुछ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप उसके सामने रो देती ताकि मेरा कुछ मन हल्का हो जाए।
अब शायद उसे मुझसे प्यार हो गया और उसने मेरी तकलीफ नहीं देखी गई। दोस्तों, वो भी हमारी ही बिरादरी का था, लेकिन धन दौलत की कमी होने की वजह से उसे हमारे घर में नौकर बनकर काम करना पड़ रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे माँ बीमार होने की वजह से मुझे दवाई के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे यहाँ पर नौकरी करने के लिए रहना पड़ता है। और इन लोगों ने मेरे साथ धोखा करके मुझसे साइन करवा लिया और मुझे हमेशा के लिए अपना नौकर बनवा लिया। इस वजह से मैं यहाँ पर फँसा हुआ हूँ, वरना मैं आज किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकता था। मैंने बहुत पढ़ाई की है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ी संतुष्टि हुई कि शायद कोई पढ़ा लिखा तो है जो मेरी भावनाओं को समझ सकता है। उसने मुझसे कहा कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने उससे कहा कि क्या यह हो सकता है? तभी उसने कहा कि आज रात को यह दवाई, उसने मुझे नींद की दवाई हाथ में थमाई और कहा कि सबको दे देना, दूध में मिलाकर। उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। मैंने उसके कहे अनुसार सबके दूध में नींद की दवाइयाँ मिला दी और हम दोनों वहाँ से भाग निकले। हम सीधा मुंबई पहुँच गए और वहाँ जाकर पुलिस से हमने सहारा लिया। पुलिस ने हमारी खूब मदद की। ऐसे ही हम लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर मैंने उन 3 लड़कों से तलाक ले लिया और उस नौकर के साथ शादी भी कर ली। उसका नाम दोस्तों अभय था। अब मैं और अभय हमारे घर में खुशी-खुशी रह रहे थे। अभय मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अभय को भी एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया था और उसी कंपनी में मैं भी काम करने लगी, क्योंकि मैं भी पढ़ी-लिखी थी। अब मुझे अभय के साथ जीवन बिताने में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही समय में हमारे एक बेटी भी हो गई। एक रोज़ जब मैं बैठी थी, तो यही सोच रही थी कि बीच में मेरे लिए तो इतना बुरा समय आया था, शायद वह अब जा चुका है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में माँ-पापा और दादाजी को तो नहीं ला सकती थी, लेकिन अभय ने इतनी खुशियाँ देकर मेरे जीवन को सँवार दिया था। दोस्तों, ऐसी प्रथा अगर आपके आस-पास भी हो रही है, तो उसको रुकवाने की कोशिश करें। किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि वो लड़की भी किसी न किसी की बहन, किसी न किसी की पत्नी हो सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और इस तरह की अच्छी कहानियाँ लिख सकूँ और आपके सामने ला सकूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो अभी-कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए।